हेलो स्टूडेंट्स, लिब्रस के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय पांडे आपके समक्ष इंग्लिश के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव चैप्टर से लिए गए हैं वो आपके सामने लेकर के आया हूँ। आइए देर न करते हुए हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है मेक करेक्शंस अंडरलाइन वर्ड वेयर नेसेसरी। मतलब कह रहा है कि जितने भी अंडरलाइन वर्ड दिए गए हैं उनमें बताना है कि करेक्शन आपको कहाँ करना है। पहला सेंटेंस है माई डॉटर इन लॉज हु आर इन आगरा हैव कम टू विजिट अस। अब थोड़ी सी बातें मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब भी आपके सामने ऐसा कुछ आए, डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उसके बाद आ जाए कमांडर इन चीफ, ठीक, ये सब कहलाते हैं कंपाउंड नाउन। ये सब कहलाते हैं हमारे कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मतलब होता है कि ऐसे दो नाउन एक साथ रख करके उनको तीसरे नाउन की तरह से व्यवहार कराया जाए, जबकि उन दोनों नाउन में से एक नाउन जरूर दूसरे के लिए एडजेक्टिव का काम करता है। जी हाँ, एडजेक्टिव का काम करता है। और यह आपके एलिमिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन से बनाए जाते हैं दो नाउन को। और यहां पर आपका बीच में रखा हुआ है इन, यह आपका स्पेशल टाइप ऑफ कहा जाए कि स्पेशल टाइप ऑफ ये कंपाउंड नाउन है जिसमें डॉटर इन लॉ का यूज किया गया है। अब आइए इसके संदर्भ में कुछ बातें मैं बता दूं। अगर कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है, अगर कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है तो हमेशा मेन वर्ड का प्लूरल बनाया जाता है। मेन वर्ड को प्लूरलाइज कर दिया जाएगा, कंपाउंड नाउन का प्लूरल बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक से अधिक वर्ड भले होते हैं लेकिन अगर आपको प्लूरल बनाना है तो मेन वर्ड का ही हम लोग प्लूरल बनाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपके कंपाउंड नाउन का पोजीशन दिखाना है, कंपाउंड नाउन का पोजीशन दिखाना है, पोजीशन का मतलब हो गया कि अधिकार दिखाना है, तो केवल और केवल आपके पूरे के पूरे कंपाउंड नाउन के लास्ट में, पूरे के पूरे कंपाउंड नाउन के लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाएगा। तो फिर से मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। प्लूरल बनाने के लिए कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड को ही प्लूरलाइज कर देंगे और पोजीशन दिखाने के लिए पूरे कंपाउंड नाउन के लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर दिया जाएगा। अब यहां पर देखिएगा, डॉटर इन लॉ एक कंपाउंड नाउन है जिसका प्लूरल बनाया गया है। यहां पे आपकी बात नहीं की जा रही है, कह रहा माई डॉटर इन लॉज मतलब मेरी बहुएं। डॉटर इन लॉ का मतलब क्या, मेरी बहुएं, मतलब एक बहू नहीं है, एक से अधिक बेटे होंगे और उन बेटों की पत्नी, तो उन सारे की बात ये कर रहा है, मतलब प्लूरलाइज कर रहा है। तो अभी मैंने क्या बोला है, प्लूरल बनाने के लिए मेन वर्ड पर फोकस करेंगे। इसका मतलब यहां मेन वर्ब कौन है, मेन वर्ड आपका आता है। मेन वर्ड की बात करें तो यहां पर डॉटर हमारा मेन वर्ब है और डॉटर मेन वर्ड होने की वजह से हम जो प्लूरल बनाएंगे वो डॉटर का बनाएंगे, आपके लॉज का नहीं कर सकते। इसका मतलब इसका प्लूरल हो जाएगा माई डॉटर इन लॉ हु आर इन आगरा हैव कम टू विजिट अस। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किसी भी सेंटेंस में करेक्शन करने के लिए कह रहा है। इस सेंटेंस में करेक्शन क्या है, द लोव्स शी गेव मी वर स्टेल। स्टेल का मतलब बासी, कह रहा लोव्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा, चपाती खाते हैं आप, रोटी, जो रोटी होता है उनको अंग्रेजी में आप चपाती या तो बोलिए या तो रोटी बोलिए, ब्रेड का सेंस नहीं लिया जाता है। ब्रेड के टुकड़े को, जैसे आपसे पूछा जाए कितने ब्रेड आपने खाए, तो आप कभी भी 4 ब्रेड 5 ब्रेड नहीं कर सकते। ब्रेड का जब हम टुकड़ा दिखाते हैं, ब्रेड का आप स्लाइस दिखाते हैं या ब्रेड पूरा का पूरा एक रोटी 2 रोटी की बात करते हैं, तो उनके लिए एक शब्द लगाया जाता है लोफ। उनके लिए एक शब्द लगाया जाता है लोफ, जिसका प्लूरल फॉर्म होता है लोव्स। जिसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, लोव्स, LOAVES। और यही चीज आपको देखना है कि यहां गलत प्लूरलाइजेशन किया गया है, यहां लोव्स होना चाहिए, मतलब LOAVES, ये लोव्स होना चाहिए। शी गेव मी वर स्टेल, वो क्या था, बासी था। आई गेव देम टू काफ्स। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जब प्लूरलाइज फॉर्म करते हैं, जब भी हमें प्लूरल बनाना होगा किसी भी चीज का, तो आपको 2 बातें याद रखनी है। अभी हमने पीछे कंपाउंड नाउन पढ़ा था। कंपाउंड नाउन में हमने देखा था कि जैसे ही हम लोग कंपाउंड नाउन का प्लूरल बना रहे थे तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हमेशा इस्तेमाल कर रहे थे मेन वर्ड का, प्लूरलाइज फॉर्म किया गया था। पोजीशन दिखाने के लिए हम लोग उसके लास्ट में क्या लगा रहे थे, पोजीशन वर्ड लगा रहे थे, मतलब एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे थे। लोफ का देखा प्लूरलाइज फॉर्म की लोफ्स हो जाता है, और जैसे ही हम लोग यूज करेंगे काफ, तो काफ का भी प्लूरलाइज फॉर्म आपका प्लूरल फॉर्म काल्स हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपके कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म इस तरह से बनाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे चीफ है, चीफ का प्लूरल फॉर्म चीफ्स नहीं होगा, चीफ्स हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चीफ जैसा शब्द है उसका प्लूरल फॉर्म आपका चीफ्स ही होगा। और स्टाफ है, स्टाफ का भी प्लूरल फॉर्म स्टाफ्स ही होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर स्टाफ का प्लूरल फॉर्म स्टाफ्स, चीफ का प्लूरल फॉर्म चीफ्स, लेकिन लोफ का प्लूरल फॉर्म लोव्स और काफ का प्लूरल फॉर्म काफ्स होता है। तो यहाँ पर भी हमें VES जोड़ना पड़ेगा, ये इसका सही प्लूरल फॉर्म होगा। कह रहा है इसका अर्थ हुआ कि जो रोटियां उसने मुझे दी थी वो सब बासी थी और मैंने उन्हें कहाँ दे दिया, बछड़ों को दे दिया, गाय के बच्चों को दे दिया, तो उन्हें काब्स कहेंगे। तो लोप्स नहीं होता है लोप्स होता है, काब्स नहीं होता है काब्स होता है। ये आपका सवाल नंबर दूसरा था। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है? तीसरा सवाल कहता है कि वही करेक्ट आपके वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल करना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, क्रियाओं का सही शुद्ध रूप इस्तेमाल करना है। चिकन पॉक्स, इज या आर, ये दोनों में से किसको सेलेक्ट करना है? एन इन्फेक्शियस डिजीज। दो बातें मैं बताऊंगा यहाँ पे, पहली बात ध्यान समझिएगा, जितने रोगों के नाम होते हैं ये सब के सब सिंगुलर लिए जाते हैं, मतलब आर ना होकर के इज होगा। चिकन पॉक्स इज होगा, एन इन्फेक्शियस, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड होता है, एक होता है इन्फेक्शियस, एक होता है कॉन्टेजियस। मैं दोनों शब्द को यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक लिखा हुआ इन्फेक्शियस, दूसरा होता है कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस और इन्फेक्शियस में अंतर इतना है, मनुष्य से मनुष्य को फैलने वाले रोग को कहते हैं कॉन्टेजियस। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को फैलने वाले रोग को कहते हैं कॉन्टेजियस। इन्फेक्शियस उसे कहते हैं जो किसी भी संक्रमण से फैल जाए, मनुष्य से फैले, जानवर से फैले, किसी गंदी चीज से फैले, वो सारे को हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। तो चिकन पॉक्स जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारे गंदगी वगैरह से फैलता है, तो यहाँ पर चिकन पॉक्स इज एन इन्फेक्शियस होगा, कॉन्टेजियस डिजीज नहीं किया जाएगा। यहाँ पर इज का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि जितने भी रोगों के नाम होते हैं उनको हम सिंगुलर फॉर्म में लिया जाता है। तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान देना है आपको। तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहां भी वही काम करना है, आपके करेक्ट सही फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। कर ही गेव मी, पहला पार्ट है इतना, टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, दो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशंस का यूज करना है। ही हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 2 मंथ्स, कह रहा है, अब ध्यान समझिएगा यहां पे कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि ही गेव मी, उसने मुझे दिया, क्या दिया है? दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिए हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है, यहां पर इंफॉर्मेशन दी है। आई हैड बीन वेटिंग फॉर, जिसका मैं इंतजार कर रहा था, क्या? फॉर द प्रीवियस 2 मंथ्स। मैं यहां पर कुछ बातें बताऊंगा, थोड़ा ध्यान देना है आपको। पहली बात यह होती है कि इंफॉर्मेशंस, सूचना के संदर्भ में, किसी संदेश वगैरह के संदर्भ में कभी भी इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, इंफॉर्मेशन का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहली चीज होगी इंफॉर्मेशन का प्रयोग। अब दूसरी चीज ये याद रखिएगा, टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं कहा जा सकता, सूचना को गिना नहीं जाता है, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो इंफॉर्मेशन के बारे में अगर आपको बताना है कि कोई इंफॉर्मेशन आ रही है और वो इंफॉर्मेशन संख्या में कुछ दिया जा रहा है, तो उसकी संख्या दिखाने के लिए हम यहाँ पर पीस ऑफ, पार्ट ऑफ, ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर लेंगे। तो हम यहाँ पर जो इस्तेमाल करेंगे वो किसका इस्तेमाल कर लेंगे? हम लोग यहाँ पर पीस ऑफ का इस्तेमाल कर लेंगे। तो कह देंगे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसके आगे 2 लगाइए, 3 लगाइए तो पीसेस इस्तेमाल हो जाएगा। तो 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। पहली बात ध्यान देना है, इंफॉर्मेशन नहीं लिखा जाता है, ये क्लास चीज याद रखनी है। मैं यहाँ पे कुछ चीज रिवाइंड करा दूंगा आपको। कह रहा फॉर द प्रीवियस 2 मंथ्स, फॉर का इस्तेमाल और सिंस का इस्तेमाल, इसी के साथ एक और शब्द आता है सिंस। तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल मोस्टली हम लोग जो करते हैं प्रीपोजिशन के तौर पर, वो हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये पास्ट का है क्योंकि हैड, बीन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये आपके पास्ट का कॉन्टिन्यूअस दिखाता है। और फॉर का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमें आपको पीरियड ऑफ टाइम, इंटरवल, अंतराल दिखाना होगा। 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना, पिछला 1 साल, पिछला 1 हफ्ता, पिछला 2 महीना, पिछले 10 सेकंड, 5 सेकंड, इन सब का अंतराल दिखाना होगा तो हमेशा फॉर का इस्तेमाल। और जब पॉइंट दिखाना होगा, सुबह से, दोपहर से, उठते ही यहां से आपको दिखाना होगा, 1998 से, दिवाली से, दशहरा से, उसके आने से, इन सब के लिए हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल। तो 2-3 चीज़ें इंफॉर्मेशन दिमाग में रखनी है। इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, इंफॉर्मेशन होता है। और चूंकि इसके साथ हम लोगों को 2 काउंटेबल नाउन गिनती बतानी है, तो 2 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन का प्रयोग किया जाएगा। तो ये आपका फॉर्मेट हो जाता है। यहाँ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें करेक्ट फॉर्म चुनना है, जो आपका इनकरेक्ट फॉर्म है वो आपको यूज करना है। कैसे कैसे इनका यूज किया जाएगा थोड़ा सा दिमाग बैठेगा। कह रहा मेनी ऑफ आवर स्टाफ। अब मैं एक चीज में बता दूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेनी शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो मेनी के बाद अगर आपका ऐसे लिखा जा रहा है ऑफ आर, तो ऑफ के बाद, ऑफ के पहले अगर आपका ईच आ जाए, ऑफ के पहले आपका मेनी आ जाए,
ऑफ के पहले आपका ऑल आ जाए, ऑफ के पहले आपका बोथ आ जाए, ऑफ के पहले आपका आइदर आ जाए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऑफ के पहले आपका नाइदर आ जाए, तो इसके बाद वाला अगर नाउन काउंटेबल ही है तो उस कंडीशन में यहां प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान देना है, प्लूरल काउंटेबल नाउन मतलब ऐसा काउंटेबल नाउन जो प्लूरलाइज फॉर्म में इस्तेमाल किया गया हो। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हम यहां पर देख रहे हैं क्या चीज, मेनी के बगल में ऑफ, आर स्टाफ, ये आर स्टाफ, स्टाफ शब्द जो है वो आपका प्लूरल नाउन नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, स्टाफ प्लूरल नाउन नहीं है, सिंगुलर नाउन है, इसी को आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा, तो स्टाफ्स करना पड़ेगा। मेनी ऑफ और स्टाफ्स हैड द अपॉर्चुनिटी, था क्या था, अवसर था, टू गो टू पुणे, क्या चीज है, टू गो टू पुणे, पुणे जाने का एक अवसर था जिनका यूज किया गया है। फॉर ट्रेनिंग लास्ट ईयर, तो क्या करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, लास्ट ईयर की ट्रेनिंग करने के लिए इनके पास अवसर था, तो ये इसमें गड़बड़ है, माफ कीजिएगा, पिछला सवाल भी थोड़ा सा छूट गया है, तो पिछले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पिछला सवाल क्या कह रहा था, पिछला सवाल कह रहा था अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउ एवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। अब थोड़ा ध्यान देना है, यहां पे बात पोजीशन की हो रही है। अच्छा एक बात बताइएगा, कह रहा है कि आर हाउ एवर नॉट सो सीरियस, मतलब कि हालांकि वो वहां इतना सीरियस नहीं है, एंड ऑफुल एज, जैसा कि ऑफुल बेकार हुआ था कहां, इंडिया का। तो देना है, ध्यान देना है, बात हो रही है अमेरिका के प्रॉब्लम की, तो अमेरिका के प्रॉब्लम का कंपैरिजन, अमेरिका के प्रॉब्लम का की तुलना इंडिया शब्द से नहीं की जा सकती, इंडिया के प्रॉब्लम से करना होगा। और ऐसी कंडीशन में हम लोग यहां पर केवल इंडिया ना लगा करके आपको लिखना पड़ेगा इंडियाज प्रॉब्लम, थोड़ा ध्यान देना है, इंडियाज प्रॉब्लम। अब नाउन की एक बड़ी समस्या है, नाउन कहता है मुझे तो एक ही सेंटेंस में दो बार आपको लिख ही नहीं सकते, मतलब आपके पास अगर दूसरा कोई रास्ता है तो मेरे दूसरी बार वाले रिपीटेशन को हटा दीजिए। तो थोड़ा ध्यान देना है, यहां भी प्रॉब्लम, यहां भी प्रॉब्लम, तो नो डाउट अगर हम चाहें तो यहां से हम इस प्रॉब्लम को हटा दें तो इंडियाज भी हमारा शो कर देगा। किसकी बात की जा रही है, प्रॉब्लम की। जैसे हम कहते हैं मेरी शर्ट उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि तुम्हारी, तो तुम्हारी कहने के बाद मुझे फिर शर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर बात, जाहिर सी बात है कि अगर मैं अपने शर्ट की बात कर रहा हूं और आपके किसी वस्तु से तुलना करूंगा तो वह भी शर्ट होगा। मैं अपने शर्ट की तुलना तुम्हारे पैंट से नहीं कर सकता, अपने शर्ट की तुलना तुम्हारे चश्मे वगैरह से नहीं कर सकता, तो शर्ट की तुलना शर्ट से की जाएगी, इसी वजह से दूसरे वाले शर्ट को लिखना या बताना आवश्यक नहीं होता है। इसीलिए यहां पर केवल इंडियाज लिख दिया जाए तो भी हमारा सही सेंटेंस बन जाएगा, तो हो जाएगा अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउ एवर नॉट सो सीरियस, जबकि उतना नहीं है जितना हमारा क्या है, इंडिया में दिया गया है, तो इंडिया की प्रॉब्लम या इंडियाज कर देंगे तो वही सेंस यहां पर भी मिल जाएगा, तो थोड़ा ध्यान देना है आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बिटवीन यू एंड ही इज अ रोग, रोग का मतलब होता है दुष्ट, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे क्या यूज करना है। आप देख रहे होंगे कह रहा है बिटवीन, बिटवीन कह रहा है मध्य में, किसके किसके मध्य में, यू एंड आई, और ही इज अ रोग। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि बिटवीन यू एंड आई ही इज अ रोग, थोड़ा सा कह रहा है वह हम लोगों के बीच में एक क्या है, एक दुष्ट की तरह से काम कर रहा है, तो यहां पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे आई। रीजन क्या है, इस सेंटेंस में हमें बिटवीन लगा हुआ है, बिटवीन के बाद यू एंड, यहां पर हम किसका यूज करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, क्योंकि बिटवीन जो होता है थोड़ा ध्यान देना है, बिटवीन जो होता है ये आपका प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो भी नाउन और प्रोनाउन होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, तो यहां हो जाएगा बिटवीन यू एंड मी ही इज अ रोग, हम दोनों के बीच में वही जो है वो किसका काम कर रहा है, दुष्ट का काम कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है। आगे की ओर बढ़ते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है डिड यू मीट यस्टरडे। अब थोड़ा ध्यान देना है, इस सेंटेंस में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं जो आपके सही होंगे। तो व्हाट डिड यू, अगर आपसे पूछा गया व्हाट डिड यू, तो व्हाट डिड यू कुछ सेंस नहीं देगा, विच डिड यू ये भी नहीं हो सकता, हु डिड यू नहीं हो सकता, क्यों, रीजन ध्यान दीजिएगा। आपको यहां बताना क्या है, तुम मिले थे, कब मिले थे, यस्टरडे, कल मिले थे, किससे मिले थे यही पूछना वो चाह रहा है, तो किससे की अंग्रेजी यहां पर whom होती है, यहां पर ऑब्जेक्ट मिस है तो यहां पर लिखा जाएगा whom did you meet yesterday, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि being very hot day I
रिमेन्ड इंडोर्स, मतलब कह रहा है कि किसके कारण, तो होने की वजह से, क्या चीज, अ वेरी हॉट डे, बहुत ज्यादा गर्म दिन होने की वजह से मैं घर में ही रहा। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, ऐसी कंडीशन में जब आपको बताना है कि बरसात होने की वजह से, या आपके कह दिया गया कि गर्म दिन होने की वजह से, ठंडी बहुत पड़ने की वजह से, तो बीइंग इट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान देना है, आपको लिखा कैसे जाएगा, बीइंग इट का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर इट बीइंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से किसी का भी प्रयोग यहां पर किया जा सकता है। तो चूंकि यहां पर बीइंग पहले दे दिया गया है तो बाद में आपको इट का इस्तेमाल करना है। प्रोनाउन पढ़ते समय हम लोग पढ़ते हैं वहां पे यूज ऑफ इट में कि इट का प्रयोग आपके वेदर वगैरह को भी दिखाने के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ पर बीइंग इट का यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कह रहा वन शुड टेक, प्रत्येक को लेना चाहिए, क्या चीज, एडवांटेज लेना चाहिए, किसका, ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अवसरों का एडवांटेज लेना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। To talk with native orators if one wants to improve his English। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहला कह रहा है कि one should take advantage of opportunities to talk with, कह रहा है कि प्रत्येक को एडवांटेज, लाभ उठाना चाहिए, क्या लेना चाहिए, एडवांटेज लेना चाहिए, लाभ लेना चाहिए, किससे, ऑफ अवसरों का लाभ लेना चाहिए। टू टॉक विद, कैसे लेना चाहिए, टू टॉक, बात करके, किससे, विद क्या कह रहा है, विद नेटिव ऑरेटर्स, कह रहा है नेटिव का मतलब होता है कि जो आपके आसपास पड़ोस के हैं, आपके ही एरिया के हैं या आपके ही देश के हैं, वो उनकी बात है, लोकल की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो नेटिव ऑरेटर्स का मतलब वक्ता, नेटिव ऑरेटर्स से क्या करके, बात करके। इफ वन वांट्स टू, यदि प्रत्येक, वन का मतलब यहां प्रत्येक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब वन का अर्थ होता है एक और वन का एक अर्थ होता है प्रत्येक, वन का एक अर्थ होता है प्रत्येक, वन का एक अर्थ होता है एक और वन का एक अर्थ होता है प्रत्येक। तो जब वन का अर्थ होगा प्रत्येक तो यह होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन। और जब वन का अर्थ होता है आपका एक तो यह होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, यहां पे वन का अर्थ है प्रत्येक, इस सेंटेंस में कह रहा इफ वन वांट्स टू, यदि प्रत्येक क्या कहते हैं, चाहते हैं, क्या चीज, टू इंप्रूव करना, क्या चीज, इंग्लिश। अब जब ये यहां पर भी इसका अर्थ है प्रत्येक, तो इसका अर्थ प्रत्येक होने के कारण इस वन को भी हम लोग क्या कहेंगे, इनडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। अब मैं कुछ बातें बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। जब वन का अर्थ होता है प्रत्येक तो वह बनता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, और इसका पोजीशन दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए हिज हर का नहीं वंस का यूज किया जाता है। तो यहां पर जो इस्तेमाल किया जाएगा हिज नहीं, यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा वंस का। तो थोड़ी सी बातें ध्यान देनी है, यहां वंस का इस्तेमाल किया जाएगा, हिज इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस कहता है कि वुड यू डैश 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 सम आइसक्रीम, मतलब कि यहां बताना चाह रहा है कि कौन सा वर्ब इसमें सुटेबल होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी को खाने पीने की बात करते हैं, कुछ भी, आइसक्रीम खाना है, चाय पीना है, कॉफी पीना है, भोजन करना है, लंच ब्रेकफास्ट ये सब करना है, तो हम लोग कई सारे चीजें शब्द इस्तेमाल करते हैं। टेक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हैव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हैव के दोनों फॉर्म का इस्तेमाल, हैज, हैव, हैड, तीनों का मतलब ये दिमाग बैठेगा। हैव फॉर्म ऑफ वर्ब भी आ जाता है और आपके टेक का भी इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा जैसे देखिएगा, टेक लंच मतलब भी खाना वाला ही हो गया, लंच खाना हो गया। हैव लंच उसका भी मतलब क्या हो जाएगा, खाना वाला भी लंच हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या यूज किया गया, हैव का इस्तेमाल देखिएगा। तो खाने के लिए हैव का इस्तेमाल, तो ये भी हो गया, दोनों में से तीनों में से कोई ना कोई होगा। आइए देखते हैं। फिर उसके तरफ वुड यू, अब वुड यू है, ध्यान समझिएगा, वुड यू है तो वुड एक मॉडल है और ये आपका एक सब्जेक्ट है, और इसके बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मोस्टली ये देख लीजिएगा, वुड यू लाइक, क्या तुम्हें पसंद है, टू हैव मतलब खाना, क्या चीज, सम आइसक्रीम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, वुड यू लाइक। जब हम किसी से पूछते हैं क्या तुम ये खाओगे या तुम्हें ये खाना पसंद है, तो हम लोग कहते हैं वुड यू लाइक टू हैव,
वुड यू लाइक टू हैव टी, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू हैव दिस डिश, तो वहाँ पे हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं कि यह डिश खाना या यह डिश लेना तुम्हें पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा, ये पूछने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कॉर्टसी के लिए वुड का इस्तेमाल किया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा ही थैंक्ड मी, उसने मुझे शुक्रिया अदा किया। फॉर वॉट, फॉर वॉट क्या चीज़, आई, मतलब उस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा किया जो मैंने किया, क्या किया होगा। अब ध्यान समझिएगा, थैंक्ड मी है तो उसने कब किया था, अभी या पहले, तो थैंक इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और ये यूज होता है पास्ट में। तो जरा बताइएगा ये काम कब का हुआ, पास्ट हुआ। अच्छा, किसी को आप शुक्रिया करेंगे, शुक्रिया कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसने जो काम किया होगा जिसके लिए आप शुक्रिया कर रहे हैं वो काम उससे पुराने का होगा। इसका मतलब अगर ये पास्ट में शुक्रिया अदा कर रहा है तो उसके भी पहले कुछ ना कुछ कर दिया जाएगा। इसका मतलब वो काम उस पास्ट टाइम के भी पहले का है और वो भी पास्ट का पास्ट हुआ। और पास्ट के पास्ट को दिखाने के लिए हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर हो जाएगा ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर इस्तेमाल क्या करना है, हैड डन का इस्तेमाल करना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन। तो ये इसका सही आंसर बन जाएगा। फिर से दिमाग में बैठाइएगा, कोई काम आपने पास्ट में किया हो और दूसरा काम उसके पहले का और पहले का हो, तो दूसरे वाले काम को दिखाने के लिए जो मतलब सबसे पहले का हुआ होगा उसे पास्ट परफेक्ट में ही रखा जाएगा। दूसरा वाला जो काम है जो उसके बाद में हुआ उसे पास्ट इंडेफिनिट में रखा जाता है। थोड़ी सी बातें इसको ध्यान में बैठाइए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, When he lived in हैदराबाद, जब वो रहता था कहाँ, हैदराबाद में, he dash 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 to cinema, he dash 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 to cinema once a week। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कब रहता था, अभी या पहले, पहले रहता था, इतनी बात ध्यान दीजिएगा। lived पुराना है बात, और जब जाहिर सी बात तो वही उसी समय की बात हो रही है। तो कह रहा एक सप्ताह में वह क्या जाया करता था, सिनेमा जाया करता था। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये काम आज का होता, प्रेजेंट का होता, तो नो डाउट प्रेजेंट के रेगुलर हैबिट को, आदत को दिखाने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में का इस्तेमाल करते हैं, तो गोज लग जाता। चूंकि ये काम पास्ट का है तो पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए मोस्टली हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे किसका, वेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वॉज गोइंग नहीं हो सकता, यहां पर किसका प्रयोग, वॉज गोइंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, वॉज गोइंग जो होता है ना, ये कभी किसी काम को उसी समय के लिए कंटिन्यू बनाएगा, लेकिन ये नहीं बताएगा ये काम हमेशा ही होता है या कैसा होता है। मतलब कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये काम को कंटिन्यू करने का काम करेगा, बट कभी भी ये उस काम के बाद वाली चीजों को दिखाने का प्रयास नहीं करेगा। इसका मतलब यहां पे कह रहा है हर सप्ताह में एक बार जरूर जाते थे, तो ये वॉज गोइंग इम्परफेक्ट टेंस इसीलिए कहा जाता है इसको, ये नहीं लग सकता, ये आपका प्रेजेंट होने की वजह से नहीं लग सकता। तो यहां पर क्या लगाया जाएगा, वेंट। तो कह रहा है व्हेन ही लिव्ड इन हैदराबाद, वह जो है जब हैदराबाद में रहता था, ही वेंट टू द सिनेमा वंस अ वीक, वह जाया करता था, वह जाता था, कितना कहाँ जाता था, सिनेमा, सप्ताह में एक बार। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर 14। सेंटेंस नंबर 14 कह रहा है कि दिस पेपर डैश 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 ट्वाइस वीकली। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यह पेपर आता है, क्या कैसे आता है, ट्वाइस वीकली। फिर वही काम है सेंटेंस में कि अगर ऑप्शन में देखेंगे तो इज अपीयरिंग प्रेजेंट में दिया गया है, ओनली अपीयरिंग ये तो लग ही नहीं पाएगा क्योंकि ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म अपने साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर मांगता है, खासकर बी फॉर्म का जरूर यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर कह रहा है ये दोनों नहीं हो सकते, तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा इस पर ध्यान देना है। तीनों मतलब प्रेजेंट में बनाने, मतलब आपको इस सेंटेंस को प्रेजेंट में शो करना है। अब प्रेजेंट में शो करने के लिए जरा देखिएगा, क्या यहाँ पे कोई आदत संबंधी बात पता चल रही है क्या, तो बिल्कुल पता चल रही है। वीकली, ट्वाइस वीकली, एक सप्ताह में कोई काम 2 बार हो, एक सप्ताह में कोई काम 2 बार हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वह आपका रेगुलर वाला काम है। और रेगुलर वाले काम को दिखाने के लिए, प्रेजेंट के रेगुलर काम को दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए एक ही चीज दिख रहा है, वो है अपीयर्स। तो हो जाएगा दिस पेपर अपीयर्स ट्वाइस वीकली, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आई डैश 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 him since we met a year ago, जब से हम लोग मिले हैं तब से मैंने उसे देखा नहीं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो जाहिर सी बात है काम, मिलने का काम कब हुआ था, मिलने का काम हुआ था 1 साल पहले का,
और मैंने कब तक नहीं देखा है, आज तक नहीं देखा है। इसका मतलब काम तब हुआ था मिलने का, और उसका इफेक्ट कहाँ तक दिखाया जा रहा है, आज अभी इसी समय तक दिखाया जा रहा है। किसी बीते काम के इफेक्ट को प्रेजेंट टाइम तक दिखाया जाने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। फिर से समझिएगा, किसी बीते काम को प्रेजेंट तक घसीट के ले आने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लिया गया कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खिला रहा हूं, मैंने आपसे पूछा कि आप खाना पसंद करेंगे, आप बोलेंगे नहीं मैं खा चुका हूं। इसका मतलब खाने का काम पहले किया था और अब मना कर रहे हैं। खाने का काम पहले हुआ है और उस काम के इफेक्ट को घसीट कर अब तक के लिए ले आ रहे हैं। तो यहाँ वाले टेंस को, इसी चीज को दिखाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है 1 साल पहले मिले थे, तब से आज तक, उस दौर, उसके बाद आज तक कभी वो हम लोग मिले नहीं है। इफेक्ट, काम, इस काम का इफेक्ट आज भी दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे हैवेंट सीन, तो हो जाएगा आई हैवेंट सीन हिम सिंस वी मेट अ ईयर एगो। तो यही ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये दिमाग में रखिएगा कि यूज कैसे कैसे सेंटेंसेस का करने हैं। ऐसे ही मैं क्वेश्चंस को लेकर के आता रहूँगा, टॉपिक भी कुछ लेकर के आऊँगा। कोशिश मेरी यही है कि इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक के हैं उनके क्वेश्चंस को लेकर के मैं आऊँ। उसके बाद फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द ही मैं आप लोगों के समक्ष चैप्टर वाइज या सेक्शन वाइज या टॉपिक वाइज चीज़ें भी लेकर के आऊँगा, प्रोवाइड करूँगा। हर एक चीज़ आपको धीरे धीरे मिलती जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। द ओल्ड बेगर, तो कह रहा है द ओल्ड, बूढ़ा वृद्ध जो बेगर था, भिक्षुक था, वॉज डैश 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 बाई अ मैड डॉग डैश 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 हिम। कह रहा है 2 सेंटेंस है, दोनों में आपको सेम टाइप ऑफ वर्ब भरना है। कौन सा वर्ब भरना है जरा देखिएगा। कह रहा है अब द ओल्ड बेगर वॉज, अब पहला सेंटेंस देखेंगे तो पैसिव वॉइस में बनाया गया है। पहला सेंटेंस देखेंगे तो पैसिव वॉइस में बनाया गया है। तो अगर हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे, पैसिव वॉइस की बात करें, एक सेकंड रुक जाएगा। सॉरी, पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस को बनाने के लिए हमने सीखा है कि जब ये जहां भी इस्तेमाल किया जाता है पैसिव वॉइस में, सुटेबल हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जैसे ही हम इस्तेमाल करेंगे कि मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल यहां पर किया गया, तो उस कंडीशन में हमेशा याद रखिएगा कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है। तो यहां से उठाया जाएगा आपका बिटन। क्या हो जाएगा? बिटन। कह रहा है द ओल्ड बेगर वॉज बिटन बाई अ मैड डॉग। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाइट, बिट, बिटन होता है। तो वॉज बिटन हो जाएगा, यहां पर बिटन का इस्तेमाल कर लिया गया, बिटन बाई अ मैड डॉग। फिर हो गया अ मैड डॉग। अब कह रहा है एक मैड डॉग ने उसे काट लिया तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ये आपका सेकंड फॉर्म है, ये आपका थर्ड फॉर्म है और ये आपका फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल इस जगह पे करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म, और वर्ब के सेकंड फॉर्म का मतलब हो गया आपका यहाँ पर बिट का इस्तेमाल किया जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बिट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जाएगा द ओल्ड बेगर वॉज बिटन बाई अ मैड डॉग बिट हिम। तो आपका थर्ड फॉर्म वहां पे लगना है। क्यों थर्ड फॉर्म लगना है? पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग, सुटेबल हेल्पिंग वर्ब के बाद। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 करा डैश 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 नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट इंडस्ट्री प्रूव्ड वेरी हेल्पफुल टू मी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि थोड़ी बहुत जाहिर सी बात है, अगर कह रहा है गारमेंट इंडस्ट्री की बात की जा रही है, कह रहा है गारमेंट इंडस्ट्री की जो नॉलेज है वो प्रूव हो रही है, क्या चीज? वेरी हेल्पफुल टू मी, मेरे लिए बहुत लाभदायक हो रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज लाभदायक हो रही है तो नॉलेज रहा होगा गारमेंट इंडस्ट्री का तभी। तो जब चीजें रहे हैं, थोड़ी बहुत हैं, कुछ ना कुछ है, तो जब भी इस्तेमाल करेंगे कुछ ना कुछ का, तो अ लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। मैं इसके साथ कुछ चीजें बता दूं, मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। मैंने लिखा है लिटिल, फिर लिखा है अ लिटिल, फिर लिखा है द लिटिल। इन तीनों का यूज देख लेते हैं, लिटिल का मतलब होता है न के बराबर,
मतलब कोई भी चीज एकदम ना के बराबर शून्य रूप में रखी गई उसे लिटिल कहेंगे। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा या कुछ। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा या कुछ का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, थोड़ा ध्यान देना है। द लिटिल का मतलब होता है सारा, जो भी है वो सारा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। मुझे कहना है मेरे पास धन मनी नहीं है, तो आई हैव लिटिल मनी, मतलब ना के बराबर या नहीं है। फिर मुझे बोलना है मेरे पास थोड़े से धन है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा क्या? मैं बोलूँगा आई हैव अ लिटिल मनी। आई हैव अ लिटिल मनी, थोड़ा सा है, बता रहा हूँ, पॉजिटिविटी है, अ लिटिल मनी। अब मैं बोला मैं तो तुम्हें वो सारा धन दे देता हूँ जो मैं कमाता हूँ, मैं तो तुम्हें बस सारा धन दे देता हूं जो मैं कमाता हूं। तो इसका मतलब मैंने कितना धन दे रहा हूं, जो भी मेरे पास आता है वो सारा का सारा उठा करके तुम्हें दे रहा हूं। इसका मतलब है सारे की बात की जा रही है, तो वहां पे द लिटिल मनी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो थोड़ी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। न के बराबर के लिए लिटिल, थोड़ा बहुत, थोड़ा कुछ के लिए हम लोग अ लिटिल, और सारा सब कुछ के लिए द लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। यही काम फ्यू वर्ड है, फ्यू के साथ भी करते हैं। बस दोनों में अंतर इतना है कि ये अनकाउंटेबल नाउन, ना गिने जाने वाले नाउन के साथ लिटिल वाले फॉर्मेट का, और गिने जाने वाले के लिए फ्यू वाले फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। अर्थ में वही है, फ्यू का भी, अ फ्यू का भी, द फ्यू का भी, तीनों के तीनों का अर्थ सेम होता है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अब जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज की नॉलेज होगी तभी तो हम मुझे हेल्पफुल होगा वो चीज उसी इंडस्ट्री में, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अ लिटिल का प्रयोग सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है, अ लिटिल नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट इंडस्ट्री प्रूव्ड वेरी हेल्पफुल टू मी, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ही इज कंटेंटेड एंड दस हैप्पी बिकॉज ही हैज डैश 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 केसेस। ठीक, थोड़ी सी बातें दिमाग में रखिए और इसको थोड़ा इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा अपने बेसिस पे, जो मैंने अभी पीछे ही बताया है। एक बार 2 सेकंड का टाइम लीजिए, जल्दी से इसको करने का काम करिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मैंने यही आपसे पूछा है कि जब भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं ही इज कंटेंटेड एंड दस हैप्पी बिकॉज ही हैज, अब जाहिर सी बात है कि अब किसी के पास कुछ केसेस होंगे, जिसके पास कुछ केसेस होंगे, या कोई भी कह रहा है इज कंटेंट एंड दस हैप्पी, वो खुश है, उसे कंटेंट किया गया था लेकिन फिर भी वो क्या है, खुश है। बिकॉज ही हैज, उसके पास क्या है, उसके पास कुछ केसेस हैं। तो अगर उसके पास कुछ केसेस हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल कर लेंगे, अ फ्यू का इस्तेमाल कर लेंगे कि वो हैप्पी है और उसी हैप्पीनेस की वजह से यहाँ पर अ फ्यू केसेस का इस्तेमाल कर लेंगे। तो हो जाएगा ही इज कंटेंटेड एंड दस हैप्पी। ही इज कंटेंटेड एंड दस हैप्पी बिकॉज ही इज हैज फ्यू केसेस, इसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है द फॉर्मर हैड डैश 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 एंड मेनी सर्वेंट्स। चलिए इसमें थोड़ी सी चीजें गड़बड़ी कर दी गई हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। आइए बढ़ते हैं आगे। द फॉर्मर हैड कर रहा है, द फॉर्मर हैड, मैं यहां सेंटेंस बना दे रहा हूं। चलिए कर द फॉर्मर हैड लैंड एंड मेनी सर्वेंट्स। अब जरा बताइएगा, अगर लैंड मैंने लगा दिया और सर्वेंट्स यहां पर लगा गया है और सर्वेंट्स को दिखाने के लिए मैंने शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाए, लेकिन अगर आपके सामने दिया गया है द फॉर्मर हैड, फॉर्मर के पास है, क्या चीज होगा, लैंड। तो लैंड के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, सम, मैनी, वेरी लिटिल, अ लॉट ऑफ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर किसी किसान के पास सर्वेंट्स हैं, किसी किसान के पास ज्यादा नौकर दिखाए जा रहे हैं, तो पॉजिटिविटी में अगर आप सोचिएगा तो उसके पास जमीन भी कुछ ना कुछ मात्रा में होगा। अब उसी जमीन को दिखाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अ लॉट ऑफ, वेरी लिटिल, सम या मैनी का प्रयोग। किसका प्रयोग हम यहाँ पर सुटेबल फॉर्म में कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। द फार्मर हैड अ लॉट ऑफ लैंड, दिमाग में बैठाएगा, अ लॉट ऑफ लैंड एंड मेनी सर्वेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे यही चीज़ किया जाएगा कि फार्मर के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन भी है और बहुत ज़्यादा क्या है, नौकर चाकर भी हैं। तो यहाँ पर इनका प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि डैश 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 यू शुड थिंक ओवर द मीनिंग्स ऑफ
ओवर द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स एंड देन यूज देम। कह रहा है कि जो भी आप बोलिए पहले तो आपको क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, ओवर द मीनिंग, जो बोल रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंस पर, उसके अर्थ पर विचार करना चाहिए, और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है पहले हम इस्तेमाल करना है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम सीधे इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर फर्स्टली, फर्स्ट, बिफोर, स्टिल, लेकिन यहाँ पर जो होगा फर्स्ट, तो यहाँ फर्स्ट का यूज क्यों करते हैं? फर्स्ट हम लोग फर्स्टली ज़्यादातर बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, फर्स्टली यूज से या फर्स्टली इस तरह से। तो फर्स्टली का इस्तेमाल मॉडर्न इंग्लिश में ठीक है, वो मान्य है, बट अगर आपके पास ऑप्शन चूज करने को दे दे पेपर में कि फर्स्ट या फर्स्टली, तो आप हमेशा चूज करेंगे फर्स्ट का। फर्स्ट का इस्तेमाल ही मोस्टली आपके ट्रेडिशनल इंग्लिश में किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट यू शुड थिंक ओवर, मतलब पहले प्रथमतया आपको क्या करना चाहिए, जो चीज़ बोला गया है उसके अर्थ पर, उन शब्दों के अर्थ पर विचार करना चाहिए और फिर उन्हें वापस प्रयोग करने चाहिए। ये आपका बन जाएगा अगला। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है गोल्ड इज डैश 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 प्रेशियस मेटल, प्रेशियस ऑफ ऑल मेटल्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कर गोल्ड को यह बताना चाह रहा है कि सबसे प्रेशियस है सारे के सारे मेटल्स में, जितने मेटल्स हैं उसमें सबसे प्रेशियस अगर बताया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर इस प्रेशियस के लिए सारे मेटल्स की बात की जा रही है। अब यहां बात आ गई कंपैरिजन की, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर सिर्फ यहां पर गोल्ड को प्रेशियस बताया जाता कि गोल्ड प्रेशियस है, बहुत ज़्यादा है, तो मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ गोल्ड इज़ अ वेरी प्रेशियस मेटल, अ वेरी प्रेशियस मेटल, मतलब गोल्ड एक मेटल है और उस मेटल के अंदर एक क्वालिटी का उपस्थित होना बताया जा रहा है। तो प्रेजेंस ऑफ एन एडजेक्टिव दिखाने के लिए, प्रेजेंस ऑफ एन एडजेक्टिव, जी हाँ, किसी एडजेक्टिव की उपस्थिति किसी नाउन में दिखाने के लिए हम लोग ना उस एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। राम अच्छा है, राम इज़ गुड, राम ईमानदार है, राम इज़ ऑनेस्ट, राम खुश है, राम इज़ हैप्पी, हम इस्तेमाल कर लेते हैं। बट अगर दो लोगों में कंपैरिजन करना हो, दो लोगों में तुलना करनी हो, तो हम इसी आपके पॉजिटिव डिग्री को चेंज कर देते हैं कंपैरेटिव में। जैसे राम मोहन से ज़्यादा अच्छा है, राम इज़ बेटर देन, बेटर तो गुड लगाया था, अब बेटर। जब राम सोहन से ज़्यादा खुश है, राम इज़ हैप्पियर देन, नॉट हैप्पी, हैप्पियर देन। राम बोला गया कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, प्रेशियस है, तो अब फिर बात करते हैं थोड़ा सा दो से अधिक के सेंस में जाते हैं। राम बैठे गए सारे लड़कों में सबसे अच्छा है, तो यहाँ दो की बात हो रही है, एक की बात हो रही है, या मोर देन टू, लगभग आपका ऑब्वियस सेंस होगा कि वो मोर देन टू की बात की जा रही है। तो बैठे गए सारे में जितने भी बैठे हैं सब में वो राम सबसे अच्छा है, तो राम इज द बेस्ट बॉय, राम इज द बेस्ट, नॉट गुड नॉट बेटर, बेस्ट। तो राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ दीज बॉयज, या ऑफ दीज करके छोड़ दिया जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी अगर दिए गए चीजें हों उन सब में बात करनी हो और सब में उसको सबसे अच्छा बताना हो, तो हमेशा हम लोग आपके सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री की खासियत होती है सुपरलेटिव के पहले द का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट और इसके पहले क्या यूज किया गया है, द, तो हो जाएगा गोल्ड इज द प्रेशियस मेटल, द प्रेशियस ऑफ ऑल मेटल्स का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सबसे सुटेबल आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है मोहन इज डैश 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 देन ऑनेस्ट, बीइंग डिसऑनेस्ट नोबडी रिस्पेक्ट्स हिम फॉर हिज विजडम। कह रहा है मोहन इज, ध्यान समझिएगा इस चीज को मैं क्या कर रहा हूं, मोहन इज कह रहा है कि यहां पर एक ही व्यक्ति है और सारे ऑप्शन को पढ़ करके आप पाएंगे कि यहाँ पर वाइज की बात कर रहा है। इसका मतलब एक ही व्यक्ति के दो दो क्वालिटी की बात कर रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी सेंस में हमारा आना चाहिए वाइज वाला सेंस, और वाइज के साथ साथ एक और भी दिखाना है ऑनेस्ट। अब मैं कुछ बातें जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। कोई एक नाउन है, उस नाउन के रिस्पेक्ट में अगर दो दो एडजेक्टिव लगा दिए जाए, आपका कोई दोस्त होगा, उस दोस्त के पास जिम वगैरह जाता होगा या फिर जो भी किसी तरह से उसके पास पावर बहुत ज़्यादा होगा, पावर इन द सेंस ऑफ फिजिकल पावर। अगर उसके पास फिजिकल पावर है और मेंटल स्टेटस भी है, मेंटल स्टेटस मतलब विजडम भी है, वो बुद्धिमान भी है, तो आपका ही दोस्त, मैं मान लीजिए बात कर रहा हूँ पंकज जी जो है, मान लिया गया पंकज जी बुद्धिमान भी हैं, वाइज भी हैं
और ईमानदार भी हैं। सॉरी, ईमानदार ना रख करके आप बोलिएगा बुद्धिमान भी हैं और स्ट्रांग भी हैं। स्ट्रांग का मतलब मजबूत भी हैं, मतलब बॉडी के फॉर्म में या फिर कहा जाए फिजिकली वो फिट भी हैं और बुद्धि भी उनकी अच्छी है, प्रखर बुद्धि के बालक हैं। तो पंकज बुद्धिमान भी और स्ट्रांग भी, दो क्वालिटी दिखाएगी एक ही नाउन की। बट अगर कंपैरिजन इन्हीं दोनों क्वालिटीज के बीच में कर लिया जाए, मोहन जो है वो बुद्धिमान ज्यादा है, बल उसके पास कम है, तो जो क्वालिटी ज्यादा बताई जाती है उन दोनों क्वालिटीज को सबसे पहला काम आपको पॉजिटिव डिग्री में रखना है और जो क्वालिटी ज्यादा है उसी के पहले आपको मोर का इस्तेमाल करना है। तो जाहिर सी बात है मोहन यहाँ पर दो क्वालिटी रख रहा है, एक ऑनेस्ट, एक कौन है, वाइज। और जब भी किसी को जिस क्वालिटी को ज्यादा दिखाना हो, पहली काम तो दोनों को पॉजिटिव डिग्री में रखना, ये हमने पॉजिटिव डिग्री में रख दिया, और जो क्वालिटी ज़्यादा दिखानी हो उसके पहले मोर का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो अगर आपको बताना है कि मोहन बुद्धिमान ज़्यादा है ईमानदार की तुलना में, मतलब ये ईमानदारी कम है बुद्धिमान ज़्यादा है, तो हम लोग मोर वाइज का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा लाइन आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, आप इसी से जान सकते हैं। एक ही नाउन के दो क्वालिटीज़ के बीच में कंपैरिजन करने के लिए पहली वाली क्वांटिटी या पहली वाली क्वालिटी के पहले मोर का इस्तेमाल और जो दूसरी वाली क्वालिटी है उसके पहले देन का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर या क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। द हिंदू इज मोस्ट पॉपुलर, सॉरी चलिए 22 नंबर हो गया था, 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट, द हिंदू इज मोस्ट पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया। अब मैं एक बात फिर से मैंने बोला, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा किसका प्रयोग, द का प्रयोग किया जाता है। आपके सामने एक सुपरलेटिव डिग्री दिख रहा होगा, मोस्ट के पहले आपको किसका यूज करना होगा, द का यूज, यही आपका एरर हो जाएगा। तो हो जाएगा द हिंदू इज द मोस्ट पॉपुलर देन एनी न्यूज़पेपर इन इंडिया। अब मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ, उसको ध्यान समझिएगा। हिंदू, इसको कैसे कैसे लिखा जा सकता है हिंदू शब्द को। हिंदू अगर न्यूज़पेपर शो कर रहा होगा तो सारे न्यूज़पेपर के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, तो इस हिंदू के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। वैसे इसका यही प्रॉपर नाउन भी है, द हिंदू नाम से अखबार भी निकाला ही जाता है। फिर अगर हिंदू कम्युनिटी को शो कर रहा होगा, रिलीजियस कम्युनिटी को शो कर रहा होगा, तो हिंदू ना लिख करके हिंदूज लिखा जाता है, मतलब हिंदुओं की बात की जाती है तो हिंदूज, मतलब किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उस कम्युनिटी को प्लुरलाइज फॉर्म में इस्तेमाल करता है। मुस्लिम कहना होगा तो नॉट मुस्लिम, मुस्लिम्स। सिख कहना होगा तो सिख्स कहा जाएगा। फिर ऐसे ही आपका क्रिश्चियन कहना होगा तो क्रिश्चियंस कहा जाएगा। तो याद रखिएगा पूरी कम्युनिटी को शो करने के लिए हिंदूज, मुस्लिम्स, इन सब का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं किसी न्यूज़पेपर के नाम, दैनिक जागरण, अमर उजाला, टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस टाइम्स, इन सब के पहले किसका यूज किया जाएगा, आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो द हिंदू, ये भी सही है। मोस्ट पॉपुलर देन, तो द का इस्तेमाल किया, द मोस्ट पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया, ये आपका अगला जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया के पास है द थर्ड लार्जर ऑफ इंटरनेट यूजर। ध्यान दीजिएगा, द थर्ड लार्जर ऑफ इंटरनेट यूजर इन द वर्ल्ड टुडे। अब जरा बताइएगा कि इंडिया हैज की बात कर रहा है, इंडिया हैज द थर्ड। अब बात बताइए, अगर वो तीसरे नंबर पर स्थित है और इसके नीचे जो है वो सबको यहां डल दिखाया जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। लार्जर इज द कंपैरेटिव डिग्री, यह आपका कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री का यूज दो लोगों के बीच कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है, और यहाँ पर पूरी दुनिया के इंटरनेट यूज़र की बात की जा रही है। पूरे दुनिया देश जितने हैं उन सब में कह रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इससे पहले 2 ही तो गए होंगे, और दुनिया में पता नहीं कितने देश हैं। 193 तो ऑथेंटिक है, बाकी अनऑथेंटिक रूप से फॉर्म पता नहीं कितने देश हैं। तो उन देशों में आपके इंडिया तीसरे नंबर पर है ना, तो इसमें तो सुप्रीमम है ना, तो ऐसी स्थिति में भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ लार्जर नहीं, कंपैरेटिव डिग्री नहीं, सुपरलेटिव डिग्री मतलब लार्जेस्ट का यूज करना पड़ेगा। तो यही आपका सबसे मुख्य चीज़ है, हो जाएगा इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन द वर्ल्ड टुडे, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस कहता है 25 नंबर, द होटल इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन द वन दे स्टेड इन लास्ट ईयर। कह रहा है द होटल इज, ये जो होटल है
वो क्या है, एज गुड इफ नॉट बेटर देन द वन दे स्टेड इन लास्ट ईयर। कह रहा है कि पिछले साल जहां पर वो रुके थे वह उसके कंपैरिजन में ये वाला होटल जो है एज गुड इफ नॉट बेटर, कह रहा है एज गुड इफ नॉट बेटर इसका इस्तेमाल किया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर बात बता दें कि एज गुड इफ नॉट बेटर का यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पर एज गुड एज का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब कि अगर कह दिया गया है कि द होटल इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन द वन दे स्टेड इन लास्ट ईयर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ी है, यहाँ पर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कुछ चीज़ें, बेटर दैन द वन दे स्टेड लास्ट ईयर ये भी सही है, तो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा इसका द होटल इज़ एज गुड एज इफ़ नॉट बेटर का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। तो थोड़ा सा इसको आपको दिमाग में बैठाना है कि उतना अच्छा नहीं है जितना वो कि इस वाले की तरह से इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। आई एम वेरी थर्स्टी गिव मी लिटिल वाटर। अब फिर से वही काम, वाटर के पहले किसका प्रयोग, लिटिल का प्रयोग कर दिया गया। ना के बराबर पानी चाहिए या प्यासे होने पर कुछ पानी चाहिए, कुछ पानी के लिए आ लिटिल वाटर का इस्तेमाल करेंगे। हो जाएगा आई एम वेरी थर्स्टी गिव मी आ लिटिल वाटर टू ड्रिंक। ये आपका अगला सवाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है आई लाइक टू ड्रिंक कॉफी बट ही प्रिफर्स टी देन कॉफी। अब ध्यान दीजिएगा, प्रिफर, प्रिफरेबल, यह दोनों शब्द आते ही अपने बगल में और किसी भी कंजंक्शन या किसी चीज को नहीं टू का इस्तेमाल करते हैं। मतलब प्रिफर के साथ आप देन नहीं टू का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा आई लाइक टू ड्रिंक कॉफी बट ही प्रिफर्स टी टू कॉफी। इसका मतलब यहाँ टू का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही गड़बड़ है, ये आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, बोथ, कौन बोथ, बसंत एंड सुमित। अब बोथ जब भी एंड के साथ आएगा दोनों को मिल करके कंजंक्शन कहला जाएगा। ये यहाँ पर कंजंक्शन का इस्तेमाल कर रहा है। कह रहा बोथ बसंत एंड सुमित आर एक्सीलेंट वर्कर्स बट द लैटर इज द बेस्ट देन द फॉर्मर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लैटर का मतलब होता है बाद वाला, बाद वाला का मतलब कौन, सुमित। फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, पहले वाले का मतलब कौन, बसंत। तो कह रहा है बाद वाला ज्यादा अच्छा है पहले वाले की तुलना में कंपैरिजन में। तो इसका मतलब यहाँ कितने लोग हुए, दो लोग हुए। दो लोगों के बीच में कंपैरिजन दिखाने के लिए हमेशा किसका इस्तेमाल किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री का। तो नॉट बेस्ट इट इज, इट मस्ट बी बेटर। यहाँ बेटर का इस्तेमाल किया जाएगा कि बट द लेटर इज बेटर देन द फॉर्मर का इस्तेमाल सही जवाब हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। ही पुट ऑन हिज पैंट। अब थोड़ा सा कुछ चीजें याद रखिएगा, पैंट, शू, टोंग्स, बाइनोकुलर्स, ऐसी चीजें जो जोड़े में इस्तेमाल की जाती है। टोंग्स चिमटा जोड़े में, बाइनोकुलर्स दूरबीन जोड़े में, पैंट्स पैर में दो पैर वाले, शूज दो जूते जो पेयर में इस्तेमाल किए जाते हैं उनके पीछे का एस नहीं हटाया जाता है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान देना है। यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, ही पुट ऑन हिज पैंट्स एंड वेंट टू सी डियर्स। अब वेंट टू सी डियर्स, ही मेट मैनी शीप्स ऑन द वे। अब थोड़ी सी बातें मैं कुछ इसकी भी कर लूँ। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ नाउन, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डियर, फिर मैंने लिखा शीप, फिर मैंने लिखा वोमेन, फिर मैंने लिखा फिश, फिर मैंने लिखा स्वाइन। जरा ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे वर्ड, डियर का मतलब हिरन, शीप का मतलब भेड़, वर्मिन का मतलब छोटे कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स वगैरह की बात की जाएगी, फिश का मतलब मछली, स्वाइन का मतलब सुअर। ये सारे के सारे वर्ड चाहे सिंगुलर में इस्तेमाल किए जाए चाहे प्लूरल में, बनेंगे दोनों फॉर्म इसके। एक भेड़ भी होगी, एक से अधिक भेड़ें भी होंगी। तो हिंदी में भेड़ और भेड़ें हो जाएंगी,
इंग्लिश में सॉरी हिंदी में हिरन और हिरनों का झुंड यह भी कहा जाएगा, बट इंग्लिश में हिरन या हिरनों, भेड़ या भेड़ों, इन सब के लिए एक ही अंग्रेजी बनेगा डियर। मतलब अ डियर लग गया तो एक हिरन, और ओनली डियर लग गया है तो भी आपका इस्तेमाल किया जाएगा वो किसकी तरह से, वह आपका इस्तेमाल किया जाएगा हिरन की तरह से। मतलब कि जब भी इस्तेमाल करना हो आपको प्लूरल फॉर्म में तो डियर्स नहीं बनता है, डियर ही रहता है, और काम वो प्लूरल की तरह भी कर सकता है। मतलब ऐसे भी कर सकते हैं अ डियर इज ग्रेजिंग, इसका मतलब एक हिरन चल रहा है, और डियर आर ग्रेजिंग, हिरनों का झुंड या पूरे के पूरे कई हिरन क्या है वहाँ पे चल रहे हैं। तो डियर का डियर्स नहीं होता है, डियर ही होता है, शीप नहीं होता है, शीप ही होता है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, ये चीज़ें कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। द लास्ट क्वेश्चन क्या है, ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स, यही आपको देखना है। तो लिखा है ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स, इस सेंटेंस में गड़बड़ी क्या है तो ध्यान देना है। जब भी इस्तेमाल किया गया हो ईच का, ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, वन हो गया, लेकिन यहां पर वन का मतलब होना चाहिए एक, और आपका नन हो गया। ये सारे के सारे के बगल में जब ऑफ लिख करके प्लूरल नाउन चिपका दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में यह सब के सब, ईच भी, यह भी आपका इसमें शामिल है, यह सब के सब आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ईच ऑफ दीज बॉयज प्लूरल नाउन है, ये भी सही है। प्रीपोजिशन लगा हो बाद का नाउन पहले का नाउन, तो पहले हमें जो इस्तेमाल करना होगा वो किसकी तरह इस्तेमाल करना होगा, ईच, इसके अनुसार वर्ब लगाना होगा। तो यही आपका गड़बड़ी हो जाएगा, यहाँ प्लेस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्योंकि ईच के हिसाब से हमें लगाना होगा, तो ईच ऑफ दीज बॉयज प्लेज गेम्स होगा, ना कि प्ले गेम्स होगा। ये इसका आपका सही जवाब हुआ। तो ये आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो मेरे नाउन, प्रोनाउन और कुछ हद तक आपके एडजेक्टिव से लिए गए थे। आपके समक्ष अगले वीडियो में मैं हाजिर होऊंगा 30 ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के जो आपके एडजेक्टिव, एडवर्ब और आर्टिकल सेक्शन से उठाए गए हैं। तो उन सेक्शन को लेकर के मैं जल्दी आपके सामने, मैं जन्मेजय पांडे आपके समक्ष जल्दी ही आऊँगा। और लिब्रस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए आप लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, लोगों की जो क्लासेस चल रही हैं, जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, अगर वो आपको समझ में आ रहा हो और आपको लगता है कि हाँ इसे दूसरे लोगों को भी जानना चाहिए, तो बेशक आप इस वीडियो को आप आगे की ओर बढ़ाते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। मैं जन्मेजय पांडे आपसे विदा ले रहा हूँ। धन्यवाद।